हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग क्लास 7 के मैथमेटिक्स को देख रहे हैं, जिसमें मैं चैप्टर 12 को लेकर चल रहा हूँ। चैप्टर 12 में मैंने यानी कि चैप्टर 12 जो है आपका द एंगल पेयर ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इसमें मैंने 2 पार्ट बना चुका है। ये पार्ट नंबर 3 है। इस पार्ट में हम लोग जितने भी इसके एक्टिविटी है वो सभी एक्टिविटी को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने ये जितने भी आपके चैप्टर हैं इन सभी चैप्टर को हमने कवर कर रखा है। ओके, और अब हम लोग चैप्टर 12 को हम लोग स्टार्ट किए हैं, जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो बन चुका है। ये पार्ट 3 है। तो फटाफट से हम लोग सिलेबस की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ाते चलूँगा साथ में एक्टिविटी भी कराते चलूँगा, तो आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा। देखो स्टूडेंट, होता क्या है कि ये जो पिक्चर को देख के ही ना बच्चे डर जाते हैं, तो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं कि अच्छे से इसको पढ़ने वाले हैं और फिर अच्छे से इसको कवर करने वाले। तो सबसे पहले है हमारा ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन दैट मीन्स हमारा क्या हो गया कि जैसे देखो कह रहा है कि द लाइन दैट इंटरसेक्ट्स 2 और मोर देन 2 स्ट्रेट लाइन। कह रहा है कि एक वैसा लाइन जो 2 या 2 से अधिक, है ना, मोर देन 2, है ना, 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से अधिक स्ट्रेट लाइन को क्या करे, इंटरसेक्ट करे, काटे। क्लियर है। तो ये देखो एक लाइन एल नाम का है और एक लाइन जो है एम नाम का है। ठीक है, इस लाइन का नाम एल है, इस लाइन का नाम एम है। इसको क्या कर रहा है, ये एन इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, एन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये एट डिफरेंट पॉइंट्स इन प्लेन इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल लाइन। और ये क्या कहलाएगा, हमारा ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगा। देखो ये एन जो लाइन है, ये क्या किया है, ये दोनों लाइन को अलग अलग पॉइंट पे, एक पॉइंट यहाँ कट किया और एक पॉइंट यहाँ कट किया। क्लियर है, अलग अलग 2 पॉइंट पे कट किया। तो जो लाइन अलग अलग पॉइंट पे कट करे वही लाइन क्या कहलाता है, ट्रांसवर्सल लाइन। ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब चलो कंकरेंट लाइन क्या होता है। तो देखो सीधा सीधा फंडा समझो कि वैसा लाइन, जितने भी लाइन आपने देखा वो सभी लाइन एक ही पॉइंट से पास करे, एक ही पॉइंट पे कटे। देखो ये 3 एल, एम और एन, इस लाइन का नाम एल है, इस लाइन का नाम एम है और इस लाइन का नाम एन है। तो ये तीनों क्या हो रहे हैं कि तीनों एक ही पॉइंट पे कट रहे हैं, तो इसलिए इस लाइन का क्या नाम हुआ, ये कंकरेंट लाइन हो गई। यानी कि एल एम एन ये कैसे लाइन हो गए, कंकरेंट लाइन। क्लियर है। तो कह रहे कि व्हेन 3 लाइन इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, जब 3 लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंकरेंट लाइन बोलते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन ऑन 2 लाइन्स। ठीक है, एक ट्रांसवर्सल लाइन से, ठीक है, एंगल बनते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखो एक एल लाइन है, जो ये लाइन है ये एल नाम का है, और ये जो लाइन है ये एम नाम का है, और ये एन जो है ये क्या है, ट्रांसवर्सल, क्योंकि यही कट कर रहा है 2 जगह पे। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, अब ध्यान से समझना। तो एंगल यहाँ पे बनता है, जैसे ही ये कट करता है तो यहाँ पे 4 एंगल बनते हैं। देखो इस पॉइंट पे कितने एंगल बने हैं, तो देखो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। अब इस पॉइंट पे कितने बनेंगे, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, ये तो ए पॉइंट, ये जो पॉइंट है वो है ए पॉइंट, और ये जो पॉइंट है वो है बी पॉइंट। यानी कि ए पॉइंट पे 4 एंगल बने और बी पॉइंट पे भी हमारे कितने एंगल बने, 4 एंगल बने। ये बात समझ में आया। तो वही कह रहा है कि 4 एंगल्स एट द पॉइंट बी विथ लाइन एम। ठीक है, बी पे 4 एंगल बने हुए हैं, ठीक है, एम लाइन पे। ठीक है, उसी तरह ए पे भी एंगल बना हुआ है एल लाइन पे, कितने, 4। तो इस तरह से करके 10 अ लाइन मेक्स 8 एंगल्स ऑन एनी 2 लाइन्स टू विच इट इज़ ट्रांसवर्सल एंगल। जैसे कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। ठीक है, एंगल 8। ठीक है, तो ये 2 लाइन और एक ट्रांसवर्सल, तो टोटल एंगल कितने बने, 8 एंगल बने। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। अब चलो, अब इसी में हम लोग को देखना है कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है और इंटीरियर एंगल क्या होता है। तो देखो एक्सटीरियर मतलब होता है कि बाहरी, जो बाहर में बने, है ना, बाहरी कोण। ठीक है, जिसको बाह्य कोण बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सटीरियर मतलब हो गया कि जो बाहर। तो देखो ये जितना भी है ना, ये 1 और 4 ये कहाँ बन रहा है, बाहर बन रहा है। ठीक है, ये 7 और 6 कहाँ बन रहा है, ये 1,
1 वाला, 4 वाला, ये 7 वाला और ये 6 वाला, ये कहाँ बन रहा है, बाहर बाहर बन रहा है। ठीक है, तो इसको ये जितने भी एंगल हैं 1 4 7 6, अब ऊपर के पिक्चर में दिखा देता हूँ। देखो ये बाहर बन रहा है, ये बाहर बन रहा है, ये बाहर बन रहा है, ये बाहर बन रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया, एक्सटर्नल एंगल। ये क्या नाम पड़ गया इसका, एक्सटीरियर। ठीक है, EXTERIOR, एक्सटीरियर एंगल, इसका नाम एक्सटीरियर। और ये जो एंगल हमारे पास में यहाँ पे है, इसमें देखो कि ये क्या हो रहा है कि ये जो एंगल बन रहा है 2 5 8 3, ये सब 2 3 5 8, ये सब एंगल कहाँ बन रहे हैं, ये दोनों L और M लाइन के कहाँ बन रहा है, बीच में बन रहा है। कहाँ बन रहा है, L और M लाइन के बीच में बन रहा है। ठीक है ना, दोनों लाइन के अंदर में बन रहा है, इसलिए इसका नाम क्या बन गया, इंटीरियर, यानी कि आंतरिक। ठीक है, इसलिए ये क्या बन गया, इंटीरियर एंगल। तो ये बात समझ में आ गया कि जो अंदर बनेगा, है ना, जो अंदर में बनेगा उसको इंटीरियर, और जो बाहर बाहर बनेगा तो ये एक्सटीरियर। तो 1 4 7 6 ये 4 एंगल एक्सटीरियर, और 2 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 8 एंगल 5 ये सब इंटीरियर। ठीक है, अब चलो एक्टिविटी 5 है। एक्टिविटी 5 को आप अच्छे से देख लो। ये आपका प्रॉब्लम दिया हुआ है, कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई, आपको पहचान करना है कि ट्रांसवर्सल लाइन कौन है, इंटीरियर एंगल कौन, क्या इंटीरियर एंगल का पहचान करना है और एक्सटीरियर एंगल का पहचान करना है। तो बहुत अच्छे से पहचान होगा। और ये 4 पिक्चर आपके दिए हुए हैं, फिगर नंबर 12.40, 12.41, 12.42 और 12.43 वाला पिक्चर होगा फिगर। ठीक है, तो इसमें आपको ट्रांसवर्सल पहचान करता है। देखो ये 2 लाइन है L और M, और ये N क्या कर रहा है, अलग अलग पॉइंट पे यहाँ पे और यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ट्रांसवर्सल। पहला तो आप ट्रांसवर्सल पहचान लिए, ट्रांसवर्सल N है। ठीक है, तो इसका टेबल भी बना हुआ है, तो ट्रांसवर्सल आपका क्या हो गया, लाइन N, ये समझ में आया। उसके बाद एक्सटीरियर एंगल कौन कौन बनेगा, तो एक्सटीरियर एंगल जो बाहर एंगल बनेगा, देखो ये दूसरे वाले कॉलम में क्या रखना है, एक्सटीरियर एंगल। तो दूसरे वाले कौन एक्सटीरियर एंगल में कौन कौन बनेगा, देखो एक्सटीरियर में कौन कौन बनेगा, ये पहला पिक्चर के लिए अगर आप जाओगे तो कौन कौन बनेगा, देखो ये 1, ये वाला 1, ये वाला 4, ठीक है, 1 4 बाहर बाहर है, और 7 और 6, एंगल 7 और एंगल 6 वही लिख दिया है यहाँ पे, एंगल 1 एंगल 4 एंगल 6 एंगल 7। ठीक है, इंटीरियर में कौन बनेगा, अंदर अंदर में जो रहेगा, क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीरियर में कौन रहेगा, अंदर अंदर, तो कौन 2 3 5 8, ठीक है, ये अंदर में बनेगा तो इसलिए वहाँ लिखा। तो उसी तरह से यहाँ भी पहचान करना है कि ट्रांसवर्सल, पहले ट्रांसवर्सल फिर इंटीरियर फिर एक्सटीरियर, ऐसे करके आपको पहचान कर लेना है। तो देखो बस आपको पॉइंट ढूंढना है, एक पॉइंट यहाँ कट किया, एक पॉइंट यहाँ कट किया, यानी कि ये P जो है क्या है, ट्रांसवर्सल। एक पॉइंट यहाँ कट किया और एक पॉइंट यहाँ कट किया, इसका मतलब ये कौन, ये वाली जो लाइन है ना, ये W नाम की ये क्या है, ट्रांसवर्सल। अब बाकी आप देख लेना कि अंदर में ये 2 3 5 8 इंटीरियर, और ये 6 7 और 1 4 ये क्या है, एक्सटीरियर हो गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एक्टिविटी 5 बना लेना है। ओके, चलो अब एक्टिविटी 6 पे आते हैं। कह रहे कि लुक एट द फिगर गिवन बिलो, जो ये फिगर है इसको आप देखो अच्छे से, एंड फाइंड आउट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसको आपको फाइंड आउट करना है। तो कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है, ये प्रॉब्लम आपको दिख रहा हो, देखो स्टूडेंट यदि आपको थोड़ा सा ये धुंधला अगर दिख रहा हो तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लेना, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी अच्छा रहने से क्या होगा ना कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा और काफ़ी अच्छे से आप क्या कर पाओगे, अच्छे से इसको मतलब बना भी पाओगे। ओके, चलो तो देखो यहाँ पे कह रहे कि लुक एट द फिगर, यहाँ पे लुक एट द फिगर गिवन बिलो एंड फाइंड आउट द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, ये फिगर दिख रहा है मुझे 12.44 का। पहला क्वेश्चन है, राइट द एक्सटीरियर एंगल ऑन द राइट ऑफ EF। राइट, अब देखो जो ट्रांसवर्सल लाइन रहेगा ना बेटा हमेशा, तो इधर वाले को आप लेफ़्ट मानना, क्या मानोगे, लेफ़्ट, और इधर वाले को क्या मानोगे आप, राइट। ठीक है, तो इधर वाले को देखो EF क्या है, हमारा ट्रांसवर्सल है, वही कह रहा है कि EF। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट में आपको झांकना है और आपको एक्सटीरियर एंगल बताना है। ठीक है, तो देखो राइट में हम लोग झांक रहे हैं, और एक्सटीरियर कहाँ कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा एक्सटीरियर, और यहाँ बनेगा। देखो इस लाइन, ये जो EF जो लाइन है, EF के इधर में देखेंगे तो राइट, और इसी EF के उधर में झांकेंगे इस डायरेक्शन में तो ये हो जाएगा लेफ़्ट, और इस डायरेक्शन में रहेंगे तो ये हो जाएगा राइट।
ठीक है, ये समझ में आया। तो हमेशा ऐसे ही आपको करना है। तो देखो EF का कह रहा है कि राइट में आप केवल झांकिए, इधर लेफ्ट में नहीं झांकना है आपको, केवल राइट में झांकना है और आपको एंगल बताना है कि पहला एंगल कौन सा। तो पहला एंगल क्या होगा, एंगल EGB। यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल EGB या फिर BGE ऐसे लिख सकते थे, हो गया। दूसरा कौन सा यहाँ बन रहा है, राइट में ये वाला एक्सटीरियर है क्योंकि बाहर में दोनों है, तो FHD, एंगल FHD ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन, राइट द इंटीरियर एंगल टू द राइट ऑफ EF। किसका, राइट, अभी भी राइट में देखना है, किधर में, राइट में देखना है, इधर ही देखना है, इधर पोर्शन में ही देखना है आपको उधर नहीं देखना है, इधर नहीं देखना है, आपको इधर में देखना है, राइट में, ठीक है। कह रहे लेकिन इस बार कह रहा है कि इंटीरियर एंगल बताना है अंदर का। तो कौन कौन बन रहा है, ये वाला, ये G और ये वाला बन रहा है, ठीक है, अंदर में बन रहा है क्योंकि ये AB और ये CD लाइन के अंदर में बन रहा है। तो कौन कौन सा नाम लिखना है इसका, तो BGF ऐसे लिख लेंगे हम लोग, क्या, BGF। इस एंगल का बात करना है तो लिखेंगे एंगल BGF हमने लिख लिया। अब हमें ये वाला एंगल बताना है तो क्या लिखेंगे, यहाँ से, कैसे, यहाँ से पकड़ेंगे DH और E तक, DHE, ये वाला एंगल की बातें हो जाएंगी। तो यहाँ लिख लेंगे एंगल DHE, क्लियर हुआ। तो ये बातें हो गई। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3, राइट द एक्सटीरियर एंगल टू द लेफ्ट ऑफ EF। तो EF के अब लेफ्ट में, अब आपको इधर झांकना है और क्या लिखना है आपको, एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल क्या लिखोगे आप, एक्सटीरियर एंगल इधर का होता है, ठीक है, एक मिनट ना, एक्सटीरियर एंगल आपका एक्सटीरियर एंगल किधर का होता है, इधर का होता है। तो ये हो गया एक्सटीरियर और यहाँ पे हो गया आपका एक्सटीरियर, क्योंकि अब लेफ्ट में झांकना है, उधर का काम खत्म, अब इधर में झांको। ये बाहर है, ये भी बाहर है, तो कैसे लिखोगे, EGA एंगल लिखना है यहाँ पे। तो एंगल EGA और इधर में क्या होगा एंगल, ये वाला एंगल क्या होगा, CHF, क्या होगा, CHF, ओके। अब चलो, अब यहाँ वाला ये अब कह रहे हैं कि इंटीरियर एंगल, अंदर के एंगल को लिखो जो कि लेफ्ट में हो EF। तो देखो EF है और इधर में क्या है आपका लेफ्ट है, तो इधर में अंदर का लिखना है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ओके। तो क्या होगा, AGF, क्या होगा, एंगल AGF, ठीक है। और एंगल यहाँ पे AGF हो गया और फिर यहाँ पे ये इसकी बातें हो गई। अब इसकी बातें करना है यहाँ पे, तो CH और E, एंगल CHE, देखा आपको, CHE, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एक्टिविटी 6 कंप्लीट होता है। अब एक्टिविटी 6 का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, क्या कह रहा है कि राइट द पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल का पेयर ऑन द राइट में एंड लेफ्ट, राइट और लेफ्ट का पेयर आपको ऑफ EF। तो देखो वो जो पिक्चर है, मैं उस पिक्चर को, ये जो आपके पास में पिक्चर था ये वाला फिगर नंबर 12.44, ठीक है, इस पिक्चर को उठा के मैं यहाँ ले आया हूँ, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ, ठीक है, फिगर नंबर 12.44। ये मत समझना कि ये पिक्चर कहाँ से, मैं लेके आया हूँ यहाँ पे। कह रहा है कि आपको एक्सटीरियर एंगल का पेयर बताना है, पेयर मतलब होता है जोड़ी बताना है, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल हमारा लेफ्ट और राइट का जोड़ी, ठीक है। क्या कह रहा है कि पेयर बताओ एक्सटीरियर एंगल का राइट एंड लेफ्ट का ऑफ EF, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल का, सच दैट, इस प्रकार से, दे आर ऑन अपोजिट साइड, कि वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो, ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन, बट दे आर नॉट एडजेसेंट, वो क्या हो, एडजेसेंट ना हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए एंगल EGB, एंगल EGB, जैसे ये वाला एंगल बोल रहे हैं EGB, एंड एंगल CHF, और एंगल कौन सा, CHF। तो देखो ये बाहर में था, इधर में क्या होता था, इधर में लेफ्ट होता था और इधर में क्या होता था, राइट होता था, ठीक है। यही बताया हूँ मैं कि ट्रांसवर्सल लाइन के इधर में लेफ्ट रहता है और इधर साइड में राइट रहता है। तो देखो एक यही क्वेश्चन कह रहा था ना कि आपको राइट और लेफ्ट, यही कह रहा था ना, राइट और लेफ्ट।
तो ये राइट में एक्सटर्नल एंगल ये हो गया और लेफ़्ट का एक्सटर्नल एंगल ये हो गया, और क्या हो गया, ये बाहर और ये भी बाहर हो गया, ठीक है। और ये ट्रांसवर्सल लाइन के क्या हो गया, अपोजिट में हो गया। ये भी बात कह रहा था ना कि अपोजिट साइड में होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, पेयर लग गया। और पेयर में बोल रहा था, ये पेयर का मीनिंग समझ में आया कि ये पेयर क्यों बोल रहा था, पेयर यानी कि जोड़ी लगाना है बाहर बाहर का, ये इसका साथ लग गया। तो वही कह रहा है कि दे आर ऑन अपोजिट साइड, ये दोनों क्या है, ये एक दूसरे के अपोजिट में है। द ट्रांसवर्सल लाइन एंड नॉट एडजेसेंट, और एडजेसेंट भी नहीं है, ठीक है, एडजेसेंट एंगल भी नहीं है। और उसी तरह से एंगल यहाँ पे करेंगे एंगल ए जी ई, यानी कि ए जी ई, यानी कि ये वाला जो एंगल है इसका आपको जोड़ी लगाना है। तो इसका जोड़ी कहाँ से लगेगा, इसके साथ में, क्योंकि ये लेफ़्ट इधर का लगाया है लेफ़्ट का, तो हमें राइट का एक्सटर्नल पकड़ेंगे तो यही वाला आएगा। क्लियर है। तो कौन होगा, एफ एच डी। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल एफ एच डी, एफ एच डी। क्लियर हो गया। तो हो गया आर्ट सिमिलर, यही बोल रहा था यहाँ पे, तो ये कर दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 6, मेक द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल। आपको क्या करना है, इंटीरियर एंगल का पेयर बनाना है, ठीक है। ऑन द, जैसे ऊपर का आपने सब समझ लिया, उसी तरह से अब इंटीरियर एंगल का पेयर बनाना है राइट एंड लेफ्ट, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट, यानी कि राइट में एक राइट से चुनना है और एक लेफ्ट से चुनना है, ऑफ ई एफ सच दैट दे आर नॉट एडजेसेंट, इस तरह से ताकि एडजेसेंट ना हो, बट आर अपोजिट टू ईच अदर, और एक दूसरे के अपोजिट हो। चलो इंटीरियर हमें बनाना है, क्या बनाना है, पहले तो पेयर समझ गए कि जोड़ी में बनाना है, साथ में हमें क्या देखना है, इंटीरियर में। तो इंटीरियर एंगल तो जानते हो कि इंटीरियर एंगल एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा, ऐसे ही बनेगा ना। ओके, तो इंटीरियर आप जानते हैं, बहुत अच्छे से मैं पढ़ाया हूँ, क्योंकि आप देखो ये सब चीज़ से डर कब लगने लगता है, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है। क्लियर है। तो हमें क्या करना है कि एक राइट में से लेना है और एक लेफ्ट में से लेना है इंटीरियर एंगल। तो देखो ये राइट, ये कौन सा साइड है, ये ई एफ जो ये लाइन है, ये कौन सा साइड है, राइट, और ये इधर में ई एफ के इधर में क्या है, लेफ्ट, ठीक है। तो इधर में जितना भी एंगल बनेगा ये सब लेफ्ट साइड, और ये इधर में जितना भी एंगल बनेगा वो राइट साइड। लेकिन ये बोला है कि इंटीरियर एंगल का जोड़ी बनाओ लेफ़्ट और राइट करके। तो देखो राइट में से मैं इसका चुनाव कर रहा हूँ, तो लेफ़्ट में से मैं इसका चुनाव कर लूँगा, इधर वाले एंगल का, ठीक है। तो इधर वाले एंगल को कैसे लिखूँगा, बी जी एफ, यहाँ तक आऊँगा, एफ तक, ठीक है। तो एंगल बी जी एफ, समझ में आया, बी जी एफ हो गया, ये वाला एंगल की बातें हो गई। और इसका किसके साथ पेयर बनेगा, इसके साथ में, किसके साथ, इसके साथ में। तो कैसे होगा, सी एच ई, एंगल सी एच ई। और मैं ऐसा मान के पढ़ा रहा हूँ कि कोई कक्षा 7वीं का स्टूडेंट बैठा है पढ़ने के लिए, अगर कोई प्रचंड विद्वान बैठा है तो भैया उठ जाओ आप, है ना। मुझे प्रचंड विद्वान को नहीं पढ़ाना है, मैं ऐसा मान के पढ़ा रहा हूँ कि कोई 7वीं का कक्षा का विद्यार्थी बैठा है पढ़ने के लिए, उसको मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके, चलो, तो ये पहला पेयर बन गया। और दूसरा पेयर देखो, एक लेफ़्ट से चुनाव कर लेते हैं इधर साइड से, तो एक अगला इधर साइड से, क्योंकि इंटीरियर है, और ये पेयर मतलब होता है कि जोड़ी में। तो ये अंदर ये एक एंगल की बातें हो जाएंगी और एक ये वाला एंगल हो जाएगा। तो क्या नाम लिखेंगे, ए जी, और सीधा नीचे आ जाओ, एफ। क्या लिखेंगे, एंगल ए जी एफ। क्लियर है। देखो ए जी और ये एफ, ठीक है। तो ये एंगल अगर मैं ए जी ई बोलूँगा तो ये ऊपर का एंगल हो जाएगा। जैसे ही मैंने एफ बोला तो ये नीचे की तरफ आ गया ना, तो ये शामिल हो गया। क्लियर है। तो डायरेक्शन पे भी ध्यान देना है। और इसका पेयर इसके साथ लगेगा, तो कैसे, डी एच और सीधा ई तक चले जाएंगे, डी एच और ई, एंगल डी एच ई। समझ में आ गया, डी एच ई। क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पेयर लग गया, ठीक है। ये हमारा क्या लग गया, पेयर लग गया। तो इंटीरियर का पेयर लग गया और एक्सटीरियर का भी हमारा पेयर लग गया। ऊपर में ये जो पेयर बना था, ये किसका बना था, ये पेयर बना था हमारा एक्सटीरियर का। और ये जो दो पेयर बने हमारे, ये किसका था, इंटीरियर एंगल का। किसका, इंटीरियर का। क्लियर है। अब चलो, इसी पे बेस्ट आपका यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट सिखाने का, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि thus the pair of exterior angle that is on opposite side of transversal that are not adjacent is called exterior alternate angle। ठीक है। कह रहा है कि
पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल का पेयर दैट इज ऑन अपोजिट साइड, जो अपोजिट, एक इधर बना तो एक यहाँ बना, ठीक है, एक ये लेफ्ट होता था, है ना, और ये क्या होता था, राइट होता था, ठीक है। तो एक बाहर में, ठीक है, एक यहाँ बना और एक यहाँ बना, और एक यहाँ बना तो एक यहाँ बना, ठीक है। ये क्या हो रहा है कि अगर ऐसा पेयर आपको दिखे, ये एक इधर से लिया मैंने तो एक यहाँ का लिया, एक यहाँ का लिया मैंने तो एक यहाँ का लिया, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल बोलेंगे, ठीक है। अब चलो, अब उसी तरह से ये दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सिमिलरली द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल का जोड़ा, वैसा जोड़ा जो दैट इज अपोजिट ऑन साइड, जो साइड में अपोजिट हो, एक लेफ्ट हो तो एक राइट हो। तो देखो, एक मैं यहाँ से ले रहा हूँ इंटीरियर एंगल, तो एक इंटीरियर एंगल यहाँ से लेंगे, ठीक है। और एक इंटीरियर एंगल अगर मैं राइट से ले रहा हूँ, ये राइट में है ये वाला इंटीरियर एंगल, तो एक इंटीरियर एंगल मैं लेफ़्ट से ले रहा हूँ, तो ये और ये जोड़ी बन गए, ये और ये जोड़ी बन गए। तो इस तरह का अगर अपोजिट साइड में आए, है ना, तो ये क्या कहलाएगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कहलाएगा, ठीक है। तो देखो, अल्टरनेट मतलब एक उधर, एक राइट में तो एक लेफ़्ट में, ठीक है, एक लेफ़्ट में तो एक राइट में। अगर बाहर बाहर है तो एक्सटीरियर हो जाएगा, और अंदर अंदर, ये अंदर और ये अंदर, तो ये इंटीरियर कहलाएगा। और एक राइट है तो एक लेफ़्ट है, इसलिए अल्टरनेट कहलाएगा। क्लियर है? तो ये बातें आपको काफ़ी अच्छे से मैंने कोशिश किया समझाने के लिए, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ठीक है। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना, ठीक है। तो देखो, ये हमारे पास में एल लाइन है और एक लाइन है एम, और ये एन जो है ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो देखो, इसमें भी मैं अच्छे से बता देता हूँ, ये इधर वाले को लेफ़्ट मानेंगे और इधर वाले को क्या मानेंगे हम लोग, राइट, ठीक है। लेफ़्ट और राइट हो गया। अब देखो, ये एंगल 1 2 3 4, आपको पता है कि टोटल 8 एंगल बनते हैं, यहाँ भी 4 और इधर भी 4, तो लगभग टोटल कितने हो गए, 8 एंगल हो गए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एंगल 1, एंगल 2, एंगल, अब ध्यान से देखो, समझो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल किससे बोलेंगे। अब ध्यान से मेरी बातों को ध्यान से सुनना। अगर मैं राइट में देखूँगा, ठीक है, राइट में देखूँगा तो देखो, ये जो लाइन एल है ना, तो देखो मैं कह रहा हूँ कि राइट में ही देखना है, आपको इधर ही देखना है। तो इधर में कौन कौन बन रहा है, कौन कौन एंगल बन रहा है, 1 2 5 6, यही 4 एंगल बन रहे हैं राइट में। और लेफ्ट में कौन कौन बन रहा है, 4 3 8 7, ये चारों बन रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ कि केवल आपको राइट में देखना है, और राइट में देखना है, और अगर मैं कहूँ कि लाइन के ऊपर वाला एंगल देखना है, तो देखो ये एल लाइन है, एल लाइन के ऊपर में कौन, 1, और उसी तरह एम लाइन के ऊपर में कौन, 5, यानी कि 1 और 5 क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग। 1 और 5 क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग, ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। तो देखो, एंगल 1 एंड एंगल 5, मैंने कहा कि राइट में देखना है, लाइन के ऊपर, यहाँ भी लाइन के ऊपर 1 है, और एल लाइन के ऊपर में 1, और एम लाइन के ऊपर में 5, तो ये 1 और 5 क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग। ये पहला पेयर मिला। अब मैं कह रहा हूँ कि राइट में ही देखो, अब ये एल लाइन के नीचे, एल लाइन के नीचे कौन बन रहा है, 2, और एम लाइन के नीचे कौन बन रहा है, 6, यानी कि एंगल 2 एंड एंगल 6 ये क्या हो जाएगा, एंगल 2 और एंगल 6 क्या हो जाएगा, क्रॉसपॉन्डिंग। तो इसका इसके साथ पेयर, इसका इसके साथ पेयर। क्लियर हुआ? ठीक। अब चलो, ये तो राइट में हो गया। अब लेफ्ट में बातें कर लेते हैं। मैंने कहा कि लेफ्ट में लाइन के ऊपर, मैंने एल, ये जो लाइन है पूरा, इस पूरे लाइन का नाम है एल, तो लाइन के ऊपर तो एम, ये जो एम लाइन है, लेकिन इस बार हम लोग साइड देख रहे हैं लेफ्ट को, ठीक है। तो 4 3 8 7 ये 4 एंगल को ही हम लोग देखेंगे। मैं यहाँ बातें कर रहा हूँ कि एल लाइन के ऊपर लेफ्ट साइड में, तो ऊपर में कौन है, 4। उसी तरह से मैं कह रहा हूँ कि एम लाइन के ऊपर, तो एम लाइन के ऊपर कौन है, ये 8 है, देखो ऊपर में है यहाँ पे, ये देखो इस वाले लाइन के ऊपर, तो ये 4, और एम लाइन के ऊपर में कौन है, ये है 8। क्लियर है? ठीक। तो इसका यानी कि एंगल 4 एंड कौन है, एंगल 8 का इसका इसके साथ पेयर बनेगा। और अगर मैं कहूँ कि लेफ़्ट साइड में ही देखना है, लाइन के एल लाइन के नीचे, और यहाँ पे एम लाइन के नीचे, तो एल लाइन के नीचे कौन है, 3, और यहाँ पे कौन है, 7, यानी कि एंगल 3 एंड एंगल 7 ये क्या होगा हमारा, एंगल 3 और एंगल 7 क्या होगा हमारा, ये क्रॉसपॉन्डिंग। यानी कि ये 4 पेयर जो हैं हमारे, ये क्या बन गए, हमारे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। ठीक है, जब हमारा 2 लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है,
तो करस्पॉन्डिंग का पेयर है ये। तो यही सारी चीज़ें बातें मैंने बता दिया है यहाँ पे आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सभी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे से आप लोग इसको बस ये जो अभी मैंने बताया उसको अच्छे से देख लेना, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो कह रहा है कि एंगल फॉर्म ऑन वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। मैंने कहा ना कि वन साइड, अगर राइट साइड देख रहे हो तो राइट साइड में ऊपर तो ऊपर, अगर नीचे तो नीचे। वैसे मेरे ये बातों को पोएम की तरह याद कर लेना, ओके। ट्रांसवर्सल लाइन दैट आर आइदर बोथ ऑफ द अपर साइड ऑफ द टू लाइन्स और बोथ ऑन द लोअर साइड, है ना। या तो अपर साइड, है ना, बोथ ऑफ यानी कि दोनों के दोनों को आपको अपर साइड ऊपर में देखो, या टू लाइन्स और बोथ ऑन द लोअर। यहाँ पे लिखा है ना बोथ ऑन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लोअर साइड। क्या लिखा हुआ है, लोअर साइड लिखा हुआ है, ओके। लाइन्स आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये जो चीज़ लिखवाया ये मैंने बता दिया आपको। अब एक्टिविटी 7 है, इसी में बेस्ट कह रहे हैं कि राइट 4 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इन फिगर। तो देखो एल और एम लाइन है और एक ट्रांसवर्सल एन है। तो देखो ये 9 का, देखो लाइन के ऊपर ये इधर में देखो ये लेफ़्ट है और ये क्या है, राइट है, ठीक है। तो राइट में केवल झांकना है। तो लाइन के ऊपर, एल लाइन के ऊपर में क्या है, 9, तो एंगल 9। और एम लाइन के ऊपर ये एम लाइन के ऊपर क्या है, 13, तो यहाँ पे एंगल 13 के साथ। उसी तरह से लाइन के नीचे झांको, एल लाइन के नीचे, अभी राइट में देख रहे हैं, नीचे में झांको तो 10, और यहाँ पे ये एम लाइन के नीचे में क्या है, 14, यानी कि 10 का 14, एंगल 10 और एंगल 14। ये समझ में आया करस्पॉन्डिंग। उसी तरह से यहाँ पे अब लेफ्ट में हम लोग झांक रहे हैं इधर में, तो लाइन के ऊपर क्या है, 12, तो यहाँ भी लाइन के ऊपर क्या है, 16, यानी कि एंगल 12 एंड एंगल 16। अब क्या है, लाइन के नीचे झांको तो 11, लाइन के नीचे झांको 11, और लाइन के नीचे झांको तो क्या, एंगल 15। क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग का पेयर लग गया। तो ये हमारा एक्टिविटी 7 था, ओके। चलो अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, इम्पॉर्टेंट यानी कि VVI, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, है ना, क्योंकि यहाँ से आपका कौन कौन सा एक्टिविटी 10, 11, 12 ये बनेगा, इसको अगर आपने समझ लिया, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। एक्टिविटी कौन कौन सा, एक तो 10 और ये 12, है ना, 10, 12, और ये जो दिया हुआ है इसके अंदर में। तो देखो हमारे पास में कह रहा है कि इंटीरियर एंगल का सम, कह रहा है कि सम ऑफ इंटीरियर, अंदर के कोणों का योग कैसे आपको पता चलेगा, ठीक है। तो चलो देखो, कह रहा है कि ये एंगल 2 को आपको मेज़र करना है, किससे, चांद की मदद से, कि एंगल 2 आप मेज़र करो, ठीक है। एंगल 5 मेज़र करो, एंगल 2 इक्वल टू कितना आएगा, चांद रख के आपको मेज़र करते आना चाहिए। अगर नहीं तो ये कॉन्सेप्ट मैं अभी आप लोग के लिए काफ़ी मेहनत करके मैंने बनाया है, ठीक है। तो एंगल 2, एंगल 5, एंगल 3, एंगल 8, है ना, ठीक है। तो मैं इस पहले वाले पिक्चर को मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कैसे आपको एंगल मेज़र करना है, क्योंकि अगर यदि आप एंगल मेज़र करना सीख जाते हो, मैं आपसे ये बात क्लियर कर रहा हूँ कि एक्टिविटी 10 और 12 इसी में मैं बता दे रहा हूँ। अगर ये कॉन्सेप्ट को समझ गए तो इसका मतलब है कि आपने बहुत बड़ी चीज़ सीख ली है। चलो मैं यहाँ से काफ़ी मेहनत से मैंने ये बनाया है। देखो उसी पिक्चर को, ये जो पिक्चर है ना आपका फिगर नंबर 12.52, इस पिक्चर को उठा करके मैंने यहाँ रख दिया है। देखो ये पिक्चर है आपका, ये वाला पिक्चर। अब इसी पिक्चर पे मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो हमारा एंगल है, ठीक है, तो जैसे मुझे मान लो कि ये एंगल 1, ये वाला एंगल मुझे मेज़र करना है, ये, ठीक है, इतना। तो मैं क्या करूँगा कि ये चांद आप लोग के पास होगा, ठीक है। तो चांद को मैं क्या करूँगा कि ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसको यहाँ पे रखूँगा। क्लियर है, मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे रखूँगा। और ये जो लाइन है ना, ये ब्लैक वाली लाइन जो है, इसको ये वो चांद का जो ब्लैक वाला लाइन है और आपके इमेज का जो ब्लैक लाइन है, उसको इससे मैच कराएंगे, ठीक है। क्या कहा मैंने, ये इस पॉइंट को इस पॉइंट पे रखेंगे, और ये चांद के अंदर में जो ब्लैक लाइन है पूरा, वो आपके इमेज, आपका जो फिगर है उससे मैच करा लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इससे इधर की तरफ फिर देखेंगे। तो आप ध्यान से देखो, जब मैं यहाँ चांद को इस पे रखा हूँ तो आप ध्यान से देखो, ये इससे मैच किया हुआ है, इस वाले से, एल वाले से मैच किया, एल लाइन से, ठीक है। और इस पॉइंट पे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और ध्यान से देखो, जब आप ध्यान से देख रहे हो तो ये दिख रहा है आपको 70 डिग्री। कितना डिग्री, यानी कि
अब देखो दो तरह का एंगल बनता है इसमें। तो देखो ये 0, 10, 20, 30, 40, 60, देखो ये नीचे नीचे चल रहा है, ये नीचे नीचे, क्लियर है। देखो ये 0, 10, 20, 30, तो ये आपका जो नीचे नीचे चल रहा है ना बेटा, नीचे नीचे, वो होता है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा है ना, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। ओके, और उधर से जब आप आओगे ना, ये देखो अब ये ऊपर लिखा हुआ है 0, 10, 20, 30, 40, 50, उधर से अगर आप मेज़र करते हो, ऐसे आते हो 180 इधर तक, तो ये होता है, देखो घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है ना, टक 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 टक, ऐसे ऐसे चलती है ना। तो ये कौन सी दिशा है, घड़ी की दिशा है, यानी कि क्लॉकवाइज बोलते हैं उसको, कौन सा, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हम लोग अभी जो एंगल मेजर कर रहे हैं ना बेटा, अभी हम लोग कैसे, ये वाला और ये ऐसे मेजर कर रहे हैं, यानी कि ऐसे हम लोग मेजर कर रहे हैं, इस ऐसे इस डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज हम लोग मेजर कर रहे हैं, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में हम लोग मेजर कर रहे हैं डायरेक्शन को। ओके, ये बात समझ में आया, घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि हम लोग का कौन कौन सा लाइन को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन जो है, ठीक है। कौन कौन सी, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, और हम लोग कैसे एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, घड़ी की विपरीत दिशा। अगर घड़ी की ऐसे ऐसे सुई कभी अगर उल्टी चलने लगे तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो हम लोग को अब जब एक बार एंगल हमने एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, तो दोबारा हमें क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज ही चलते रहना है, ठीक है, वो मैं बताते चलूँगा। तो देखो जैसे ही हमने मेज़र किया तो ये कितना आ रहा है हमारा एंगल 1, ठीक है। एंगल 1 नहीं दिया है, फिर भी हम लोग लिख लेते हैं, एंगल 1 इक्वल टू हमारा आ गया है कितना, एंगल 1 हमारा आ गया है 70 डिग्री, ठीक है। ये देखो साफ साफ दिख रहा है ना, यहाँ से ये नीचे वाला 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 नीचे वाला कंसिडर करेंगे हम लोग, ठीक है, 70 डिग्री, क्लियर है। क्योंकि एंटी क्लॉक, तो याद रखना कि जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में चलते हैं तो नीचे वाला एंगल चलेगा, ठीक है। और जब क्लॉकवाइज चलते हैं तो हम लोग ये ऊपर ऊपर जो लिखा हुआ है ना, उसको हम लोग शामिल करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो एंगल 1 कितना आया, 70 डिग्री। अब चलो, अब उसी को इसी चांद को मैंने क्या किया कि अब उठा करके ऐसे रख दिया, ठीक है। देखो ऐसे रख दिया, क्योंकि अभी मैंने यहाँ का एंगल मेजर किया था, अब मैं ये एंगल 4 को मेजर कर रहा हूँ कि ये कितना है, ठीक है। तो देखो अब मैं क्या करूँगा, चांद को उठाया और रख दिया यहाँ पे, कहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे रखा चांद को, और क्या किया, इसके ये 0 वाले पॉइंट को ना मैंने मिला दिया किससे, इस वाले लाइन से, ठीक है। ये पॉइंट पे रखा मैंने, और ये जो लाइन है ना, एन लाइन, इसको मैंने क्या किया, ये पॉइंट यहाँ पे रखा और इसको ऐसे मिला दिया। अब फिर से मुझे कौन से डायरेक्शन में चलना है, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे देखेंगे तो नीचे नीचे से यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 दिख रहा है आपको। 110 पे एग्जैक्ट ये लाइन क्या हो गया है, बिल्कुल कट वो हो गया है, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब ये वाला कितना हो गया, 110 डिग्री, और ये कितना है, ये एंगल 1 कितना था, 70 डिग्री। अब देखो ये एक सीधा लाइन जो होता है, ये 70 और 110 180 का होता है ना, पूरा बताया हूँ ना, एक स्ट्रेट लाइन पूरा 180 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है, ऐसा बता चुका हूँ। तो देखो कितना बढ़िया से ये सटीक मैं बताने की कोशिश किया हूँ कि आप अगर एक बार आपने एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया तो आपको हर बार अब एंटी क्लॉक ही चलना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने एंगल 1 और एंगल 4 मेजर कर लिया, अब चलो एंगल 3 को मेजर कर रहे हैं। तो ये एंगल 3 का आप देखो, ये वाला एंगल 3, तो मैंने क्या किया, इस बार चांद को मैंने यहाँ पे हर बार इसी पे रखूँगा, और चांद के 0 को कहाँ ले जाऊँगा, ये जो लाइन है ना, इस पे, इसके यहाँ पे इस पे वो करूँगा, ये 0 को, ये तो यहाँ पे आ गया, और ये वाला जो है इस पे हम लोग मिलाएंगे। आपके फिगर का जो ब्लैक वाला है और चांद पे जो ब्लैक है उसको उससे मिला देंगे, और हम लोग को एंगल मेजर करना है इस डायरेक्शन में, यहाँ तक, ठीक है, ऐसे डायरेक्शन में। क्योंकि हमने शुरू में कैसे, ऐसे अब ऐसे एंटी क्लॉकवाइज हम लोग डायरेक्शन मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो कितना दिख रहा है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 दिख रहा है आपको, 70 पे दिख रहा है आपको 70। तो इसका मतलब एंगल 3 भी कितना आ रहा है, 70 डिग्री, क्लियर है। तो एंगल 1 भी मेरा 70 था, और एंगल 4 मेरा कितना था, 110 डिग्री। अब चलो, अब मैं इधर आता हूँ, ठीक है, अगले वाले में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये एंगल 2 मैं मेजर करता हूँ,
ठीक है। तो एंगल 2 मैं मेजर करता हूँ। तो वैसे ही मैं इस बार क्या करूँगा, इस जीरो को क्या किया मैंने, ये जो लाइन है ना इस पे मिला दिया। देखो तो सबसे पहले इस पे मिलाया, इस पे रखा, फिर इससे मिलाया, फिर तीसरे पे इससे मिलाया, अब चौथे में ये जो लाइन है ना ये इस पे रखूँगा। तो ये मैंने पॉइंट को, ये जो रखा मैंने यहाँ पे रखा, इस पॉइंट पे समझते चलना, इस पॉइंट पे मैंने रखा है चांद को यहाँ पे, ठीक है। दिख रहा है आपको, सॉरी दिख रहा है आपको यहाँ पे। और देखो ये मैंने मिला दिया यहाँ पे। अब इधर से मुझे कौन सा, ये डायरेक्शन में जाके है ना, इस डायरेक्शन में जाके और यहाँ तक जाके ये एंटी क्लॉकवाइज जाके एंगल मेजर करना है। तो देखो जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो नीचे वाला एंगल करते हैं। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 तो 110 दिख रहा है आपको, 110 डिग्री। तो ये हमारा कितना आ गया, 110 डिग्री। ये हमारा कितना था, 70 डिग्री। ये हमारा कितना था, 70 डिग्री। ये हमारा कितना था, 110 डिग्री। देखो 12.1 एक्सरसाइज जब हम लोग बनाए थे तो उसमें हम लोग देखे भी थे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है बराबर, तो देखो बराबर बराबर आ रहा है। ये 70, ये देखो ये 70, तो इसका वर्टिकली अपोजिट ये 70 डिग्री आ रहा है। मैं इसमें एक्चुअली सिखाना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको सिखाना ये चाह रहा हूँ कि एंगल आप मेज़र कैसे करोगे, चांद को रख के आप मेज़र कैसे करोगे। क्योंकि बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। मैंने पहले ही ये कह रखा है कि मैं कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों को सोच के पढ़ा रहा हूँ। कोई अगर बहुत ही टैलेंटेड विद्यार्थी बैठा हुआ है, कोई मास्टर माइंड ऐसा टाइप का, तो मेरे वीडियो से तो दूर ही रहना। मैं ऐसा मान के पढ़ाता हूँ कि कोई कक्षा 7वीं का विद्यार्थी पढ़ने बैठा है और वो सीखने का प्रयास कर रहा है। ओके चलो, तो ये बात समझ में आया कि ये कैसे, ये चांद को रख के मेज़र कैसे करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मेज़र कैसे करते हैं। उसी तरह से जब आप मेज़र करते जाओगे तो एंगल 2 जो है वो आपका कितना, 110 डिग्री आया। तो एंगल 2 इक्वल टू यहाँ पे लिखोगे 110 डिग्री। ओके, एंगल 5 जो है ये वाला एंगल 5 जब आप मेज़र करने जाओगे, ठीक है, यहाँ पे तो देखो एंगल 5 जब आप मेजर करने जाओगे ना तो एंगल 5 आ जाएगा आपका 70 डिग्री। कितना, 70 डिग्री। और जब एंगल 2 और एंगल 5 को जब आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल 2 और एंगल 5 को जब आप ऐड करोगे तो कितना, इंटरनल एंगल का सम। ठीक है, और एंगल 3 कौन, एंगल 3 और एंगल 8 को जब आप ऐड करोगे, है ना, एंगल 3 और एंगल 8 को जब आप ऐड करोगे तो देखो एंगल 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 110 डिग्री, इसका भी आएगा, क्लियर है। और एंगल 8 कितना आ जाएगा, एंगल 8 आ जाएगा 70 डिग्री। तो इन दोनों को आप ऐड करोगे 110 और 70, यानी कि एंगल 3 और एंगल 8, एंगल 3 है 110, एंगल 8 है 70, 110 में 70 ऐड करोगे तो ये भी कितना आएगा, 180 डिग्री, क्लियर है। तो ये मैंने बताया है तरीका कि आपको कैसे इस तरह के प्रॉब्लम को आपको बनाना है, कैसे इस तरह के प्रॉब्लम को आपको रीच आउट करना है, कैसे आप इस तरह के प्रॉब्लम से आप काफ़ी अच्छे से उसको कर सकते हो, बना सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या कर लेना है, इसको बना लेना है। तो आई होप कि शायद आपसे अब ये बनेगा, अब आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। ओके, तो ये इंटरनल एंगल का सम, तो आपने क्या क्या सीखा कि ये एंगल 2 और एंगल 5 को ऐड किया जाए तो 180 डिग्री होता है, एंगल 3 और एंगल 8 को ऐड किया जाए तो 180 डिग्री होता है। यही सिखाना चाह रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे एक्टिविटी 9 दे रखा है, कह रहा है कि आपको फाइंड द पेयर ऑफ, यानी कि आपको जोड़ी लगाना है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल अभी बताया हूँ आपको, साथ में आपको अल्टरनेट एंगल का भी बताना है एंड द इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एंगल भी बताना है एंड और इंटीरियर एंगल भी बताना है इन द गिवन फिगर एंड फिल अप द टेबल, और आपको टेबल को फिल करना है। ये आपका पूरा का पूरा टेबल है, इसको फिलअप करना है। तो चलो सबसे पहले क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हमें बताना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये P, ये क्या है, Q। ठीक है, ये P है और ये R है। P और R ये दोनों लाइन है और इसको ये Q क्या कर रहा है कि दोनों लाइन को काट रहा है। ठीक है, तो 1 2 3 4 यहाँ 5 6 7 8 ये 8 एंगल बने। हमें क्या करना है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बताना है। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल में मैंने कहा है कि ये जो भी ट्रांसवर्सल होगा तो इधर में आप लिख लेना पहले से लेफ़्ट और इधर में लिख लेना आप राइट, ऐसे करके। ठीक है, तो राइट में आपको क्या करना है, ये लाइन के ऊपर, तो लाइन के ऊपर यहाँ भी देखना है। तो 2 का किसके साथ, 5 के साथ। तो देखो यहाँ पे टेबल में लिखा है,
टेबल में 1 और 8 लिखा है, एंगल 1 और 8, तो देखो यहाँ पे इसको लिया है, लेफ़्ट से शुरू किया है, एंगल 1 ऊपर, तो यहाँ पे भी ये लाइन आर के ऊपर है ना, तो 1 का मैंने कहा है कि लाइन के ऊपर, तो यहाँ पे भी इस लाइन के आर लाइन के ऊपर कौन बन रहा है, 8 बन रहा है, तो लेफ़्ट साइड में ही देखना है। देखो स्टूडेंट, अगर यदि आप डायरेक्टली एक्टिविटी 9 को देख रहे हो तो ऐसा मिस्टेक नहीं करो, आपको देखना है तो पूरा वीडियो देखो, तब जाके आपको क्लियर समझ में आएगा। क्या है कि जब क्रॉसपॉन्डिंग एंगल समझाया हूँ तो लगभग वहाँ 10-15 मिनट मैंने टाइम दिया है। अब 10-15 मिनट में वापस से यहाँ पे टाइम दूँ तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। तो आप डायरेक्ट एक्टिविटी 9 देखना चाहते हो तो थोड़ा सा वीडियो को अच्छे से देख लो, ताकि ऐसा पिक्चर टाइप का, ऐसा फिगर टाइप का क्वेश्चन आए आपके बुक के अंदर या एग्ज़ाम में, तो आप अच्छे से आसानी से उसको बना सको। ओके, आपको डर ना लगे, ठीक है। तो ज़रूर ये पूरा वीडियो देखोगे बेटा, तब तो मैं कक्षा 7वीं को स्टूडेंट समझ के पढ़ा रहा हूँ। ओके, ये बात भी ध्यान में रहे, ठीक है। तो देखो, अगर एक्टिविटी 9 डायरेक्ट देखने आए हो तो मत देखो, आप वीडियो शुरू से वीडियो देखो, ओके, तब मज़ा आएगा। अब देखो, मैंने कहा कि लाइन के ऊपर, तो लाइन के ऊपर लेफ़्ट साइड में ही तो 1 और 8 का बना लिया। उसी तरह से लाइन के नीचे 4 और लाइन के नीचे तो 4 और 7 का बनेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, एंगल 4 एंड एंगल 7। ये समझ में आया, एंगल 4 और 7, ठीक है। चलो ये बन गया। अब आगे देखो और क्या, अब राइट साइड में 2 का किसके साथ, एंगल 2 और एंगल 5। एंगल 2 क्या हो जाएगा, एंगल 2 एंड एंगल 5, ठीक है। ये बन गया, क्लियर। अब चलो यहाँ देखो, एंगल 2 का एंगल 5, यानी कि लाइन के ऊपर, राइट साइड में देख रहे हैं, लाइन के ऊपर तो लाइन के ऊपर, यहाँ पे लाइन के नीचे तो लाइन के नीचे, तो लाइन के नीचे 3 और लाइन के नीचे 6, ठीक है। तो 3 और 6 यानी कि एंगल 3, यहाँ पे एंगल 3 एंड एंगल 6, ये हो गया। अब चलो पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। अब एक बार आपको अल्टरनेट एंगल का पेयर बनाना है, किसका, इंटीरियर का, ठीक है। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो चलो इंटीरियर का बनाओ जरा, इंटीरियर का, यहाँ पे इंटीरियर का बनाओ। इंटीरियर मतलब अंदर का, तो देखो ये एंगल 3 अंदर में है, तो इसका अल्टरनेट में तो एंगल 3 और एंगल 8 इसका पेयर बनेगा, तो एंगल 3 और एंगल 8 एक पेयर, और एंगल 4 एक इधर है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या है, एंगल 5, ये अल्टरनेट एंगल मैंने बता रखा है काफ़ी अच्छे से, इसलिए बोला हूँ कि एक्टिविटी 9 डायरेक्ट आप देखने आए हो तो आप ऐसा मिस्टेक मत करो, आप अच्छे से वीडियो को पूरा का पूरा देखो, तब समझ में आएगा। तो देखो एंगल 2 का किसके साथ बनेगा, एंगल 8 के साथ। एंगल 4 का किसके साथ बनेगा, एंगल 5 के साथ। ओके, तो पेयर कैसे, एंगल 3 का किसके साथ, एंगल, देखो एंगल 3 एंड एंगल 3 और एंगल 8, है ना, इसके साथ पेयर बनेगा, ठीक है। एंगल 3 एंगल 8 क्लियर हो गया। और यहाँ पे एंगल, अब 2 पेयर बन रहे थे हमारे, कौन कौन सा, एक तो एंगल 3 एंगल 8 के साथ, और एंगल 4 ये अंदर में है इंटीरियर में, एंगल 4 और एंगल 5, ठीक है। एंगल 4 एंगल 5, एंगल 4 एंड कौन कौन, ये देखो एंगल 4 यहाँ है और ये एंगल 5, एक लेफ्ट में है अंदर में ही है और एक राइट में अंदर में ही है, तो एंगल 5 एंड एंगल 5। और ये क्या कह रहा था, इंटीरियर ही तो कह रहा था ना, इंटीरियर। अब एक्सटीरियर में आते हैं, एंगल 1 और एंगल 6 दे रखा है बाहर बाहर और अल्टरनेट, ठीक है। यहाँ पे देखो एंगल 1 एक यहाँ बन रहा है, देखो ये लेफ़्ट साइड में बाहर में है, और ये एंगल 6 के साथ ये वाला को किया है, ठीक है, ठीक, बाहर में। उसी तरह से आपको एंगल 2 बाहर में है राइट साइड में, और ये एंगल 7 बाहर में है, दिख रहा है आपको, बाहर में है, यानी कि लाइन के बाहर में, और ये एक राइट साइड में है और एक लेफ़्ट साइड में है ना, तो इसको अल्टरनेट बोलते हैं। तो एंगल 2 का किसके साथ, एंगल 7 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल 2 एंड एंगल 7 ऐसे लिखेंगे हम लोग एक्सटीरियर में। अब कह रहे हैं कि पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल का पेयर, तो 3 का 5 के साथ बनाया है, एंगल 3 का एंगल 5 के साथ। तो देखो एंगल 3, ये देखो एंगल 3 का किसके साथ, एंगल 5 के साथ पेयर बनाया, क्योंकि एक ही राइट साइड में है, दोनों एक ही साइड में है, राइट साइड में दोनों अंदर में है, इसका बन गया। लेफ्ट साइड में देखेंगे तो अंदर में कौन है, एंगल 4 और एंगल 8, तो एंगल 4 एंगल 8 का पेयर बनेगा।
एंगल 4, एंगल 8, एंगल 4 एंड एंगल 8। क्लियर है। तो एक तो टेबल ये मैंने बना दिया फिगर नंबर 12.54 का, बाकी ये दो फिगर का दिया हुआ है, ये दोनों फिगर का आपको स्वयं से खुद से बनाना है। ओके, चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे देखो, अब ध्यान से देखो, कह रहा है कि पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन के बीच में अब यहाँ पे कुछ बातें होंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, है ना। थोड़ा सा यहाँ से अच्छे से आप मतलब अगर थोड़ा सा सो के देख रहे हो या उठ बैठ के देख रहे हो तो थोड़ा सा सीधा बैठ के अच्छे से देखो, ताकि यहाँ से एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है। चलो यहाँ पे देखो, द प्रोटेक्टर इज़ गिविंग, एक बच्चा है, देखो मैं इसकी कहानी बता देता हूँ। एक बच्चा है, ये क्या कर रहा है कि चांद से एंगल मेजर कर रहा है। तो क्या हो रहा है कि ये देखो, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों क्या है, पैरेलल है। ठीक है, दोनों लाइन पैरेलल है। पैरेलल मतलब क्या होता है, पैरेलल मतलब होता है आपका कि ये जो डिस्टेंस है सब जगह सेम रहे, ये डिस्टेंस सब जगह सेम रहे, ज़रा सा भी। और ये इसको अब मैं आगे की तरफ एक्सटेंड करूं और इस लाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड करूं या इधर भी एक्सटेंड करूं या इधर भी ऐसे एक्सटेंड करूं, तो ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगा। क्लियर है, हमेशा डिस्टेंस सेम रहेगा और ये आगे 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 बढ़ते भी जाएगा ना, तो कभी कट नहीं करेगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेलल लाइन बोलते हैं। ओके, ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गया। लेकिन वहाँ उसी तरह वही बात मैं यहाँ करूँ कि अगर मैं इस लाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड करूँ और इस लाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड करूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक लाइन जाते 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 थे यहाँ कट जाएगा। और यहाँ देखो डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे देख रहा हूँ ये लाइन के बीच डिस्टेंस कम हो गया। क्लियर है, तो इसका मतलब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में पैरेलल नहीं है। क्लियर है, तो वही बात अब यहाँ पे समझाने का प्रयास करेगा आपसे कि क्या दिक्कत आ रहा है। तो कह रहा है कि जब लाइन पैरेलल है हमारा और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, और इस बच्चे ने क्या किया कि प्रोटेक्टर को रख के एंगल को मेज़र करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो द प्रोटेक्टर इज़ गिविंग द सेम एंगल मेजर एट बोथ द लाइन। दोनों लाइन पे जब प्रोटेक्टर को रखा तो जो एंगल बन रहा है वो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सेम है ना, सेम एंगल है ना। एंगल बिल्कुल, जो एंगल यहाँ आ रहा है, ये वाला एंगल जितना आ रहा है उतना ही एंगल यहाँ आ रहा है। क्लियर है, मान लो ये 70 डिग्री आया या फिर मान लो कि ये 110 डिग्री आया। ठीक है, 100, ये भी 110 डिग्री आया। ठीक है, दोनों यहाँ भी प्रोटेक्टर रख के देखा और यहाँ भी अभी बताया हूँ कि प्रोटेक्टर कैसे रख के देखते हैं। लेकिन जब लाइन आपका अनपैरेलल है, यानी कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल नहीं है, और जब बच्चे ने इस पे प्रोटेक्टर अपना रखा तो क्या कह रहा है कि बट हेयर द प्रोटेक्टर इज़ नॉट गिविंग द सेम मेज़र। लेकिन यहाँ पे प्रोटेक्टर जो है वो सेम मेजरमेंट नहीं दे रहा है, यहाँ का एंगल अलग। यहाँ अगर 110 आया तो यहाँ पे 120 हो रहा है या 130, कुछ ना कुछ डेविएट हो जा रहा है, सेम मेजरमेंट नहीं आ रहा है। क्लियर हुआ, तो ये बात यहाँ पे बताने की कोशिश। इसका मतलब कहना ये चाह रहा है कि हमारा जब लाइन पैरेलल रहेगा और जब हम लोग एंगल मेजर करते हैं तो हमारा क्या होता है कि एंगल इक्वल आता है। ठीक है, जो भी एंगल आप मेजर कर रहे हैं। अब जैसे मान लो कि ये वाला लाइन के ऊपर में ये एंगल और ये भी लाइन के ऊपर है ना, ये लाइन के ऊपर में है और ये वाला भी एंगल लाइन के ऊपर में है, यानी कि ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो गया। क्लियर है, तो इक्वल आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं आया। ठीक है, तो यानी कि अनपैरेलल लाइन में ये इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो वही बात अब यहाँ पे एक्टिविटी 10 के ऊपर में यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा है। ये चांद आपके उसमें नहीं है ना, आपके बुक के अंदर में ये फिगर नहीं है, लेकिन मैंने बताया यहाँ पे चांद का फिगर मेंशन किया है कि आपको ये पता चले कि इस चांद से आपको मेज़र करना है। और अभी अगर आप डायरेक्टली एक्टिविटी 10 देखने आए हैं तो ऐसा गलती मत करो, आप पूरा का पूरा वीडियो देखो कि कैसे मैंने इस चांद की मदद से एंगल को कैसे मेज़र करते हैं, उसके बारे में मैंने काफ़ी अच्छे से बताया है कि एंगल कैसे मेजर करते हैं। क्योंकि आपके एक्टिविटी 10 में क्या करना है ना बेटा, कि एंगल 1 कितना डिग्री आया वो लिखना है, एंगल 5 कितना डिग्री आया वो लिखना है। क्लियर है, एंगल 2 कितना डिग्री आया वो लिखना है, एंगल 6 कितना डिग्री आया वो लिखना है। तो ऐसे कर करके मेजर करना है। ओके, तो सबसे पहले तो आप ये गलती मत करो कि आप डायरेक्टली एक्टिविटी 10 पे आप वीडियो को स्विच करके लेके आए हो कि एक्टिविटी 10 देख लेता हूँ, बना लेता हूँ। तो ऐसा नहीं, आप एक काम करिए, आप पहले यहाँ पे जाइए, मैं जो बता रहा हूँ ये सब देखिए, ये सब एंगल मेजर करना बताया हूँ मैं। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, तो ये सब पहले सीखो आप कि कैसे एंगल मेजर करते हैं। और फिर एंगल मेजर कर करके आपको क्या करना है,
यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। जब आप ये बना लोगे, ये कर लोगे, तो आपको क्या कंक्लूजन निकल के आएगा वो बता देता हूँ। अब ध्यान से देखो, ये एल और एम ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, क्योंकि इसको आगे बढ़ाऊंगा, इसको आगे बढ़ाऊंगा तो कट नहीं करेगा दोनों, है ना। इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है। और ये एन जो है ये ट्रांसवर्सल है, इसका मतलब इसके जितने भी एंगल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, चाहे अल्टरनेट एंगल या फिर इंटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना, जितने भी एंगल पड़े हैं वो सब आपस में उनके पेयर बराबर होंगे। तो कौन कौन, एक तो ये फिगर नंबर 12.57 और एक फिगर नंबर 12.59, क्योंकि ये एल लाइन और ये M1 L1 लाइन और M1 लाइन और N1 लाइन जो है वो पैरेलल है, क्योंकि L1 और M1 आपस में पैरेलल है। यहाँ पे L और M आपस में पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल है N, यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल है N1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये दोनों लाइन ये पैरेलल नहीं है, P और Q लाइन ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि इसको आगे बढ़ाऊँ और इसको आगे बढ़ाऊँ तो ये कट कर जाएगा, इसको भी आगे बढ़ाऊँ, इसको इधर से ऐसे बढ़ाऊँ तो ये जाके ऐसे कट कर जाएगा, क्लियर है। तो ये पैरेलल, इसका मतलब इन लोगों का एंगल जो है आपस में इक्वल नहीं होगा, ठीक है। किसका, क्यों नहीं होगा, क्योंकि पैरेलल नहीं है, ठीक है। और इसका क्या होगा, एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इसके पेयर या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर, है ना, ये सब आपस में इक्वल होगा। तो कंक्लूजन आपको ये निकल के आएगा, जब आप पूरा एंगल मेज़र करोगे तो कंक्लूजन ये निकल के आएगा क्या, कि यहाँ पे क्या कि यहाँ पे, हाँ यू आर राइट, इन फिगर 12.57 एंड 12.59, 12.57 और 12.59 वही बात है, 12.57 एंड 12.59 ये जो फिगर है, ठीक है। द ट्रांसवर्सल लाइन कट्स लाइन्स दैट आर पैरेलल, जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो क्या कर रहा है, वो पैरेलल लाइन को कट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कैन वी से दैट द ट्रांसवर्सल लाइन कट्स लाइन दैट आर पैरेलल, ठीक है। कैन वी से दैट, क्या हम लोग कह सकते हैं, द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मेड बाय द ट्रांसवर्सल लाइन इज पैरेलल लाइन एंड आर इक्वल, क्या हम लोग कह सकते हैं कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो जाए, है ना, ट्रांसवर्सल लाइन से कॉरस्पॉन्डिंग अगर इक्वल हो जाए तो लाइंस पैरेलल हैं, लाइंस जो है लाइंस पैरेलल लाइंस आर इक्वल, पैरेलल लाइन जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन ऑन द पैरेलल लाइन आर इक्वल, ऐसा कह सकते हैं क्या। तो यस, बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये वाला एंगल 1 मान लो कि हमारा आ गया 110 डिग्री, ठीक है, और एंगल 5 भी हमारा आ गया 110 डिग्री, क्लियर है। एंगल 1 भी 110 और एंगल 5 भी 110, इसका मतलब अगर दोनों क्रॉसपॉन्डिंग बराबर आ गया, इसका मतलब कहेंगे कि एल जो है एम के पैरेलल है, क्लियर है नहीं, समझ में आया। तो वही बात यहाँ पे आपको बताने का प्रयास कर रहा था। अब चलो, ये तो समझ गए आप। ये इस एक्टिविटी को, एक्टिविटी 11.1 को देखो ज़रा, ये क्या कह रहा है कि इफ़ द गिवन लाइन आर पैरेलल दैट ड्रॉ, अगर दोनों लाइन आपस में पैरेलल है देन ड्रॉ अ ट्रांसवर्सल लाइन। तो आपको एक क्या करना है, ट्रांसवर्सल आप ड्रॉ करिए, ये देखिए मैंने ऐसे ट्रांसवर्सल आप ड्रॉ कर लेना, एंड चेक इफ़ द क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। और आपको क्या करना है कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल है कि नहीं चेक करना है। तो देखो ये यहाँ पे एक एंगल बना लो, ये जो एक आप लाइन ड्रॉ करना ना, यहाँ का एंगल मेजर करना और यहाँ का एंगल मेजर करना, देखना कि दोनों अगर बराबर आ रहा है ना। प्रोटेक्टर रख के देख लेना बराबर कैसे, अब चांद को रख के कैसे हम लोग देखते हैं उसको बता चुका हूँ, आप वीडियो में जाके देख लेना, इसी वीडियो में जहाँ पे मैंने बताया है। तो इन दोनों को अगर बराबर आ गया, इसका मतलब एल जो है एम के पैरेलल है, क्लियर है। उसी तरह से यहाँ भी ऐसे चला लेना, ठीक है, आप ट्रांसवर्सल चला लेना। ट्रांसवर्सल आप कैसे भी चला सकते हो, इधर से भी ऐसे जा सकते हो, चाहे उधर से भी ऐसे आ सकते हो, आप रख के मेजर कर लेना। ये देखो लाइन के, ये लाइन के नीचे, तो इस लाइन के भी नीचे, ये वाला इसके कॉरस्पॉन्डिंग है। तो आप देख लेना कि अगर इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब P जो है Q के क्या है, पैरेलल है, क्लियर है। ये बातें समझ में आया। उसी तरह एक्टिविटी 11 का दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि विच ऑफ द लाइन फिगर नंबर 12.63 एंड 12.64 आर पैरेलल, कह रहा है कि कौन सा दोनों में कौन सा लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। तो वाई डू यू से दैट दे आर पैरेलल, आप क्यों ये कहोगे कि ये पैरेलल है। देखो जब मान लो कि मैं ये ट्रांसवर्सल, इसको देखो B और C दो लाइन है, ठीक है, और मैं ये X को क्या कर रहा हूँ, एज अ मान रहा हूँ कि ये ट्रांसवर्सल है। तो मैं यहाँ का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल और यहाँ का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल अगर मैं मेज़र करता हूँ चांद रख के, और ये एंगल आपस में बराबर आ जाता है, तो मैं क्या बोलूँगा कि ये B और C आपस में पैरेलल है। तो यानी कि B पैरेलल C,
ठीक है। बी पैरेलल सी, ये क्यों हो गया? क्योंकि ये जो एंगल है, ये यहाँ का एंगल जो है और यहाँ का एंगल, क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया, तो इसलिए मैं बोलूँगा क्या कि यहाँ पे बोला कि रीजन भी आपको लिख के दिखाना है कि कौन किसके पैरेलल है। तो मैं बोला कि ये जो बी जो लाइन है सी लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो ये बी ऐसे ऐसे मैं डाल देता हूँ, ठीक है। बी लाइन जो है सी लाइन के पैरेलल है, ठीक है। ये हो गया। क्यों पैरेलल है? क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल आ गया, इसलिए आपको यहाँ पे रीजन में दे देना है कि बिकॉज क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, ठीक है। ये लिखना है, यहाँ पे लिख देना है कि बिकॉज, है ना, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ये रीजन में दे रहा है, यहाँ पे लिखा है कि राइट रीजन, तो रीजन में आप ये दे देना और आप मेजर करके भी दिखा देना। अगर मान लो कि ये जितना भी आता है वही इतना, ये भी उतना ही आ रहा है, तो आप बोल देना कि बी पैरेलल सी, ठीक है। ये एक्स और वाई पैरेलल है, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्लियर है? अब चलो यहाँ पे ये एल और एम, ठीक है, एल और एम दिख रहा है ना कि दोनों पैरेलल है। अब कोई एक ट्रांसवर्सल, ये पी को ट्रांसवर्सल मानना और मान लो कि यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल को मेजर कर लेना, ठीक है। आपका मन है कि क्यू को ट्रांसवर्सल माने, तो क्या करना है, यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल को मेजर कर लेना, ठीक है। तो आप इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो आपको देखने में ही पता चल रहा है क्या इस वाले फिगर में कि एल जो है वो पैरेलल होगा किसके? एम के। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो एंगल होगा, वो यहाँ के एंगल के बराबर, यानी कि ये दोनों क्या है? क्रॉसपॉन्डिंग में आप कोई सा भी एंगल ले सकते हैं। लाइन के नीचे, तो लाइन के आप नीचे वाला ले लेना, मेजर कर लेना, हो जाएगा, ठीक है। और कारण में यही वाला कारण यहाँ लिख देना, ठीक है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से एक्टिविटी 11 का ये 11 का दूसरा नंबर बनेगा। अब P और Q क्यों नहीं होगा? आप P और Q को पैरेलल बोल सकते हो क्या? P पैरेलल Q ऐसे कह सकते हो क्या? नॉट पैरेलल, ठीक है। P नॉट पैरेलल टू Q, ये मैंने कट किया है, P नॉट पैरेलल टू Q। क्यों पैरेलल नहीं हुआ? अब ध्यान से बताओ मुझे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसका देखो, अगर P और Q को मैं अगर मानता हूँ, तो ये P और Q अगर दो लाइन है और इसको ट्रांसवर्सल मान लेता हूँ, L को ट्रांसवर्सल, तो देखो लाइन के नीचे अगर मैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को अगर मैं मेजर करूँ, दोनों एंगल को, तो ये एंगल जितना आएगा उतना ये वाला एंगल नहीं आएगा, यानी कि यहाँ का एंगल इस एंगल के बराबर नहीं आएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि ये P Q के पैरेलल नहीं होगा। ये कारण दे देना कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल P नॉट पैरेलल टू Q क्यों नहीं हुआ? ये कारण क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जो है वो बराबर नहीं है। यहाँ पे लिखोगे बिकॉज क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आर नॉट इक्वल, है ना। P इज़ नॉट पैरेलल टू Q, तो आप क्या लिखोगे? बिकॉज क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आर, यहाँ पे लिखोगे नॉट इक्वल। क्लियर है? उसी तरह से यहाँ पे x और y क्यों नहीं हुआ? तो आप लिखोगे बिकॉज क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आर नॉट इक्वल, x और y इसलिए पैरेलल नहीं हुआ, ठीक है। अब चलो ये तो समझ में आया। देखो स्टूडेंट, यदि मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर आप क्या करना, थम्स अप ज़रूर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं ये वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूँ। और याद रहे, ये पिक्चर से बच्चे डर जाते हैं, ये जैसे ही देखे कि ये लाइन और ऐसे आया हुआ है, कटा फटा है, तो इससे डर जाते हैं वो और क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, जबकि सबसे ईजी है मैथ में यही सब चीज़। ओके, चलो मैं एक्टिविटी 12 को मैं यहाँ पे एक बार डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद आपका क्लास ये लास्ट, ये इसका मतलब इस एक्टिविटी के बाद ख़त्म हो जाएगा। कह रहे कि मेज़र द एंगल ऑफ द गिवन फिगर एंड फिल अप द टेबल। कह रहा है कि आपको ये एंगल मेज़र करना है। तो मैंने पहले ही बताया था कि जब मैंने आपको ये स्टार्ट ही किया था, अगर आप डायरेक्ट एक्टिविटी 12 देख रहे हो तो ऐसा गलती मत करो, क्योंकि मैंने एंगल मेज़र कैसे करते हैं वो सब सिखाया है। देखो यहाँ से ये सब कॉन्सेप्ट को मैंने बताया है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल में मैंने ये सब बताया है कि आप एंगल को कैसे मेज़र करते हो। तो इस सब कॉन्सेप्ट को यदि आप सीख लेते हो तो आपका एक्टिविटी 12 भी बहुत अच्छे से बन जाएगा। क्योंकि देखो एंगल 1 आपको मेज़र करके यहाँ पे चांद को रखोगे, आप चांद को रखोगे यहाँ पे, फिर इधर का आप लोगे, फिर आप देखोगे कि अगर आप क्लॉकवाइज चलना तो क्लॉकवाइज ही चलते जाना, ठीक है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना। यदि आप क्लॉकवाइज एक बार एंगल लोगे ना तो आप इसका भी क्लॉकवाइज पकड़ना है, इसका भी क्लॉकवाइज पकड़ना है, इसका भी क्लॉकवाइज पकड़ना। ओके, तो ऐसे करते हुए चलना, ठीक है। ये बात समझ में आया। तो अब यहाँ पे ये एंगल 1 इक्वल टू, अब आप मेज़र करोगे कि एंगल 1 जितना भी आएगा वहाँ यहाँ पे लिखना है, एंगल 7 जितना आ रहा है
उसको यहाँ पे लिख देना, क्योंकि ये एंगल 1 और एंगल 7 आपस में इक्वल होगा, ये बात याद रहे, ठीक है। तो मैं आपको ये सब भी बातें बता देता हूँ कि ये एंगल 1 कौन कौन सा, ये एंगल 1 और एंगल 7, देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 आएगा, ठीक है। एंगल 2, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल 2 और ये दोनों पैरेलल है ना, तो एंगल 2 और एंगल 8, ठीक है। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8, ये दोनों आएगा। उसके बाद एंगल 3 और एंगल 5, और देखो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, ये किस में, अल्टरनेट इंटीरियर में। एंगल 4 एंगल 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, ऐसे आएगा, क्लियर है। होता भी है जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल कट करे, तो इसका मतलब है कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो में पेयर बनता है वो सब बराबर होते हैं, ओके। और करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 2 एंगल 6, ठीक है। यहाँ पे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा, और क्या, ये एंगल 2 एंगल 6 के बराबर, एंगल 3 एंगल 7 के बराबर, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 के बराबर, ये हो गया। और एंगल 1 एंगल 5 के बराबर, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, ठीक है। एंगल 1 एंगल 5, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 के बराबर। ये किसका लिखा हूँ मैंने, ये मैंने लिखा हूँ कि क्रॉस पॉन्डिंग है ना, ठीक है। ये क्रॉस पॉन्डिंग, ये चारों पेयर क्रॉस पॉन्डिंग, ये सब आपस में बराबर हो। जैसे मान लो कि एंगल 2 हमारा है 70 डिग्री, ओके, तो इसका मतलब एंगल छठवां कहाँ है, ये भी 70 डिग्री का होगा, ठीक है, याद रखना। एंगल 70, ये 70 है तो ये भी 70 होगा, ठीक है। एक का आपको पता है तो बाकी उससे आप बहुत सारा चीज़ को पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये अल्टरनेट एक्सटीरियर का है, ये अल्टरनेट इंटीरियर का है, और ये क्रॉसपॉन्डिंग का है। इस तरीके से आपको ये पूरा कंप्लीट होता है। और ये आपको एंगल 3 और एंगल 6 कह रहे हैं कि एंगल 3 और एंगल 6 को ऐड करने से क्या होता है, तो ये दोनों को आपको बता चुका हूँ कि इंटीरियर एंगल का सम है ना, ये एंगल 3 और एंगल 6 को ऐड करने से आपका क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आता है, क्लियर है। यहाँ पे एंगल 4 और एंगल 5, ये एंगल 4 और एंगल 5 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, क्लियर है। उसी तरह से कह रहा है कि एंगल 3, ये एंगल 3 और एंगल 6 कहाँ गया, यहाँ भी वही बात है, एंगल 3 और एंगल 6 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर लिख देना है आपको, ठीक है। तो सम हमेशा क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। आपको अच्छे से ये फिगर नंबर आपका एक यहाँ दे रखा है और एक फिगर नंबर 12.66 यहाँ भी आपको करना है, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि इसका सम और ये एंगल 4 और एंगल 5 का सम, इन दोनों का सम 180 होता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको आज का क्लास में ये आपका बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये जो चैप्टर है ना, अपने आप में ही बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है। अगर आपने इस वीडियो को आपने देख लिया ना, तो आपको क्लास 9 के अंदर, क्लास 10 के अंदर और आने वाले और भी क्लास के अंदर में कुछ दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि आपको ये काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस एंगल को कैसे देखते हैं। बहुत सारी चीज़ों को मैंने डिस्कस किया है। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपसे लेता हूँ अब इजाज़त, और मैं चाहूँगा कि यदि आप अभी तक आप इस वीडियो में बने हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और आप टीचर वर्ग के हो तो थोड़ा सा आप अपने विद्यार्थियों के साथ शेयर करो। और मैं मिलूँगा आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा आपका चैप्टर 12 ही होगा, पार्ट नंबर 4 होगा, और एक्सरसाइज रहेगा आपका एक्सरसाइज 12.2 को डिस्कस कर रहा हूँगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड शुभ दिन आपका।